है दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अंशु एकेडमी में। और आज मैं आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर थर्ड हमारा है, विद्यालय प्रशासन एवं स्वच्छता वाला, उसके प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जो कि हमारे A1 की जो सीरीज आती है उसी का प्रश्न है। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो आपके बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि शैक्षिक प्रबंध तंत्र से आप क्या समझते हैं या इसके आशय क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से शुरू करेंगे, ताकि दीर्घ उत्तरीय अगर प्रश्न हम लोग किए रहेंगे तो उस पर चाहे टिप्पणी लिखने के लिए आए, चाहे अति लघु उत्तरीय लिखने के लिए आए, चाहे लघु उत्तरीय लिखने के लिए, हम सब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बताया गया है कि विद्यालय प्रशासन की जो सफलता है उसकी विभिन्न क्रियाओं का भलीभांति संचालन, उसके शैक्षिक कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन मुख्य रूप से विद्यालय के कुशल प्रबंधन तंत्र पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के प्रबंध और संचालन का तो पूर्ण उत्तरदायित्व जो है वो सरकार के ऊपर रखा जाता है, परंतु इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालयों की संख्या भी अधिक है जो निजी प्रबंधकों के देख रेख में रहती हैं। जैसे जो प्राइवेट स्कूल हो गए, उनकी देख रेख जो रहती है वो जो अपना खोले रहते हैं वही अपना प्रबंधक भी रखे रहते हैं, तो उनके उसमें होता है। इन विद्यालयों को सरकार द्वारा मान्यता मिली होती है। हाँ, ये जो विद्यालय प्राइवेट विद्यालय होते हैं इनको सरकार की तरफ से मान्यता मिलती है। ठीक है, और ये जो है सरकार की ओर से अनुदान भी प्राप्त करते हैं। सरकारी नीतियों एवं नियमों का पालन करना इन विद्यालयों के लिए आवश्यक होता है। सरकार द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं उनका यदि ये पालन नहीं करते हैं तो जो इनका वो मिला रहता, मान्यता मिला रहता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो जिला विद्यालय निरीक्षक समय समय पर इनका परीक्षण करते रहते हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही इन्हें सहायता अनुदान करता है। वो तो भगवान ही जानते हैं कितना निरीक्षण करते हैं, सब कहने की बातें हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। मान्यता तथा सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों का संचालन जो है वो निजी प्रबंध तंत्र द्वारा किया जाता है। किसी भी संस्था या विद्यालय के प्रबंध के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसे प्रबंध तंत्र या अंग्रेजी में मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निजी प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। यह समिति सरकार द्वारा रजिस्टर होती है। ठीक है, प्रबंध समिति में सामान्यतया विद्यालय को आर्थिक सहायता देने वाले सदस्य समाज के संभ्रांत एवं प्रभावशाली नागरिक, प्रधानाध्यापक तथा अभिभावक के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया है जो हमारा ये प्राइवेट स्कूल होता है इसमें जो अध्यापक होते हैं या प्रधानाध्यापक होते हैं वो सब हमारे बीच के ही होते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो पता लगा किसी बच्चे की दीदी वहाँ पर टीचर हैं, किसी बच्चे की मम्मी वहाँ पर टीचर हैं, या फिर किसी बच्चे के पिताजी वहाँ पर टीचर हैं, उनका भाई वहाँ पर टीचर है। इस तरह से जो होते हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है, और विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व जो होता है वो प्रबंध समिति पर होता है। ठीक है, चलिए, तो विद्यालय की समस्त शैक्षिक क्रियाओं का संचालन जो है वो प्रबंध तंत्र ही करता है। विद्यालय की सफलता बहुत कुछ कुशल प्रबंध तंत्र पर ही निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं प्रबंध तंत्र के कार्य क्या है। सबसे पहला इसमें जो है वो विद्यालय भवन तथा खेल कूद के मैदान की व्यवस्था करना। तो इसमें लिखा तो बहुत कुछ गया है, लेकिन हम आपको सीधी भाषा में समझाते हैं। जो विद्यालय भवन होता है उसमें जो होता है
कि खेल के लिए अच्छा मैदान होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रबंधक करेगा। ठीक है। तो इसमें लिखा है शिक्षा एवं उसके प्रशासन को सफल बनाने में विद्यालय भवन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जब तक विद्यालय भवन में अगर खेल कूद का मैदान है तो वो भी हमारी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है। भवन में यदि कक्षों की संख्या कम होगी तो अध्यापन कार्य करने के अतिरिक्त शिक्षक चाहते हुए भी अन्य शैक्षिक कार्य स्थानाभाव के कारण संपन्न करने में असमर्थ होगा। यदि हमारे स्कूल में, कॉलेज में अगर बच्चे ज़्यादा हैं और वो जो रूम्स हैं उनकी संख्याएं कम हैं तो फिर शिक्षक कैसे एडजस्ट कर पाएगा? नहीं एडजस्ट कर पाएगा ना। तो उसमें पढ़ाने में भी दिक्कत होगी, शिक्षक पढ़ाएगा भी नहीं, बैठा रहेगा। तो यही सब है। और इसके बाद अतः विद्यालय प्रबंधक को वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवन का निर्माण कराना चाहिए। पीने के लिए उचित व्यवस्था को भी भवन निर्माण के समय नहीं भूलना चाहिए। अगर हम विद्यालय के भवन का निर्माण करवा रहे हैं तो हमें यह ज़रूर ध्यान रखना है कि पीने के लिए स्वच्छ पानी हो। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे छात्रावास की व्यवस्था। छात्रावास विद्यालय में आत्मनिर्भरता, सहयोग एवं सामूहिकता विकसित करने की जितनी शिक्षा छात्रावास से प्राप्त होती है उतनी विद्यालय के किसी अन्य साधन से नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो विद्यालय छात्रावास में रह रहा है उसके लिए यदि वह घर पर पढ़ता है तो उससे अच्छा वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा छात्रावास में, क्योंकि वहाँ पर और भी बच्चे रहेंगे, उनमें आपस में डिस्कशन होगा। तो इसलिए जो छात्रावास होता है वो अच्छा रहता है। और जो छात्रावास का निर्माण करते समय बातों को ध्यान रखना चाहिए कि छात्रावास कक्षों में स्वच्छ आयु एवं प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था हो तथा साफ सफाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि जब छात्रावास बनाया जा रहा है तो वहाँ पर हवा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए और साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है। छात्रावास में विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर पौष्टिक भोजन मिलने की सुविधा होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि जो छात्रावास है वहाँ पर जो बच्चों को भोजन दिए जा रहे हैं उनका मूल्य सस्ता होने के साथ साथ अच्छा होना चाहिए। वो भोजन जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। चलिए, प्रबंध तंत्र को इन बातों की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं पुस्तकालय की। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकालय विद्यालय का एक आवश्यक अंग है तथा विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। अतः प्रबंध तंत्र को पुस्तकालय के विकास की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। तो बात करते हैं आपसे हम लाइब्रेरी, पुस्तकालय के बारे में। ये जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कुछ बच्चे इस तरह हैं जो बुक नहीं खरीद सकते हैं या फिर उनके घर में इस तरह माहौल नहीं है कि वहाँ पर बैठकर पढ़ सकें, तो इसीलिए लाइब्रेरी का निर्माण किया जाता है ताकि बच्चे वहाँ पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो किताबें हैं उनको लेकर और वहाँ पर बैठकर पढ़ सकें। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। विद्यालय की साज सज्जा, फर्नीचर तथा अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था। अब विद्यालय में जो है वो किस प्रकार के उपकरण होने चाहिए जो कि हमारे विद्यालय को अच्छा बनाते हैं। ठीक है। इसमें बताया गया है प्रत्येक कक्ष में विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर होना चाहिए, प्रत्येक कक्ष में श्यामपट्ट होना चाहिए, नैप स्टैंड होना चाहिए तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसमें कहने का मतलब ये है जो सीट होती हैं, बेंच होती हैं, डेस्क होती हैं, ये सब होनी चाहिए। ये सब ज़रूरी है
और श्यामपट्ट तो होना ही चाहिए। और जो ये दृश्य श्रव्य सामग्री कहा, ऑडियो और वीडियो वाला, ये भी होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। शिक्षण सामग्री व उपकरणों के लिए रखने के लिए अलमारी आदि की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, अलमारी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो शिक्षक कहाँ पर डस्टर और चाक रखेगा। अब इसमें बात करते हैं प्रयोगशाला की व्यवस्था। आज पाठ्यक्रम में अनेक वैज्ञानिक विषयों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अतः उनके शिक्षण को व्यावहारिक रूप में प्रदान करने के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना भी प्रबंध तंत्र का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। तो बात करते हैं किस प्रकार की प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। जो हम बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर उसको हम प्रयोगशाला में ले जाकर उसी को लाइव करके दिखाएं तो बच्चा उससे और ज़्यादा सीखता है। ठीक है, इसलिए प्रयोगशाला जरूरी है। ठीक है, चलिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल बालकों को ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि बालकों के सभी पक्षों का विकास करना है, बहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास करना है। इसका मतलब ये है कि आज के समय में जो शिक्षा है वो बच्चे को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं दी जा रही है, बल्कि वह समाज में किस प्रकार से घुल मिल सके, समाज के लिए कुछ कर सके, उसका मतलब पूरा विकास आज की शिक्षा के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अतः इसकी समुचित व्यवस्था करना भी प्रबंध तंत्र का उत्तरदायित्व है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम किसी भी बच्चे को ऊंचा दर्जा देते हैं और किसी को कहते हैं कि ये निम्न, ये मतलब इसकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, तो इसको ज़्यादा ध्यान ना दें, और जिसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो ये पक्षपात होगा एक तरह से। हमें इस स्कूल या कॉलेज में जो बच्चे आते हैं उनको समान रूप से देखना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सभी विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार इन क्रियाओं में भाग लेने का समान अवसर देना चाहिए। ठीक है, चाहे वो गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे हों, एक शिक्षक को उसको साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, चलिए। विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का संगठन। विद्यालय प्रबंधकों को समय समय पर विद्यालय आकर उसकी गतिविधियों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो विद्यालय का प्रबंधक होता है उसको समय समय पर विद्यालय आने पर जो शिक्षक के द्वारा या फिर वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं उस पर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और विद्यालय में जो कमियां दिखाई दे रही हैं उनको दूर करने के लिए शिक्षक एवं कर्मचारियों को निर्देश एवं परामर्श भी देना चाहिए। ये भी सही है। इस संबंध में उसका दृष्टिकोण एक तानाशाह नहीं, बल्कि एक सुधारक एवं मार्गदर्शक होना चाहिए। ठीक है, चलिए। विद्यालय कार्यालय का निरीक्षण। चलिए बात करते हैं विद्यालय कार्यालय के निरीक्षण के बारे में। विद्यालय प्रशासन की सफलता बहुत कुछ विद्यालय कार्यालय की कुशलता पर निर्भर करती है। ठीक है, जहाँ तक संभव हो कार्यालय में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए जिनमें काम करने की क्षमता और सच्ची लगन हो। ठीक है, ये नहीं कि वो बैठकर वहाँ किनारे बैठकर कोई कमला पसंद खा रहा है और फ़ोन पर बात कर रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है। इस तरह के जो कर्मचारी हैं इनको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए। प्रबंध तंत्र को कर्मचारियों की समस्याओं को समझना चाहिए तथा निराकरण का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं शिक्षक वर्ग के बारे में। शिक्षक का कार्य एक विशिष्ट कार्य है, अतः इस कार्य को ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए जो इसके योग्य हो।
तथा जिनकी इस व्यवसाय में रुचि हो। प्रबंध तंत्र को शिक्षकों को उचित वेतनमान दिलाने, उनकी कार्य करने की दशाओं में सुधार करने तथा उनको आगे प्रोन्नति करने के अवसर प्रदान करने के लिए भी विचार करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को इस तरह होना चाहिए कि वो फ़ायदा ना देखे पढ़ाने के लिए कि हमको यहाँ पैसा मिल रहा है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई शिक्षक ये सोचता है कि हम पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपको मतलब पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इससे बच्चे का भविष्य सुधरेगा, और जो शिक्षक होता है उसी के हाथ में किसी भी बालक का या छात्र का भविष्य होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं छात्र वर्ग की। विद्यालय को गौरव एवं प्रतिष्ठा प्रदान करने में विद्यार्थियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंध तंत्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण हो जिससे बालकों का बहुमुखी एवं सर्वोन्मुखी विकास हो, जो आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थियों की योग्यताओं और प्रतिभाओं को रचनात्मक कार्यों में लगाकर उनकी शक्ति और क्षमताओं का सदुपयोग किया जाना चाहिए। इससे उनमें अनुशासन की भावना का विकास होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभिभावकों के संपर्क। अभिभावकों से सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रबंध तंत्र को विद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न उत्सवों एवं कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। विद्यालय के संबंध में उनसे विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, उनके सुझावों के ऊपर विचार करना चाहिए। विद्यालय की प्रबंध समिति में उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अभिभावकों के संपर्क से क्या आशय है, समझिए आप। देखिए, इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि जो विद्यालय में फंक्शंस होते हैं उसमें अभिभावक को आना चाहिए, और उनके जो बच्चे हैं, अभिभावक के जो बच्चे हैं, उनको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इन सब बात के बारे में भी उनको शिक्षक से डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक यहीं तक है। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।